हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने कार्बन रेजिस्टेंस एंड कलर कोडिंग डिस्कस किया था। टुडे वी डिस्कस सुपर कंडक्टिविटी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। सुपर कंडक्टिविटी पढ़ने से पहले हम एक बात समझ लेते हैं। एट प्रेजेंट आपको शायद पता हो तो सबसे बड़ा कोई क्वेश्चन है तो वो एनर्जी का क्वेश्चन है। एनर्जी का क्वेश्चन दैट मीन्स क्या? तो नॉर्मली देखा जाए तो हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, शायद आपको पता होगा, सिटी एरियाज में अप्रोक्स इसका यूनिट का चार्ज 6 रुपीज़ है, और अगर आपका कमर्शियल मीटर है तो उसका 13 रुपीज़ यूनिट का 1 यूनिट का चार्ज है। देखा जाए तो ये थोड़ा कॉस्टली है। कंपैरेटिवली देखा जाए डीसी डायरेक्ट करंट के कंपैरिजन में देखा जाए तो चीप है, बट वैसे नॉर्मली देखा जाए तो इसे और हम रिड्यूस कर सकते हैं। पर इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है फ्रेंड्स? प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो पोल एंड बहुत लंबे लंबे वायर्स के थ्रू आ रही है। अब आप खुद सोच के देखो कि हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसका प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? बहुत ज़्यादा दूर, मतलब कुछ डिस्टेंस पे। जैसे सिंपल सी बात करें तो पांद्रो कच्छ का एक माता के मढ़ के पास का गांव है, वहाँ पे पावर स्टेशन है, थर्मल पावर स्टेशन, और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। वो इलेक्ट्रिसिटी सिटी तक पहुँचाना है, दैट मीन्स आदिपुर सिटी या गांधीधाम सिटी तक पहुँचाना है, तो वो गेटको करके, ये जीबी वालों का 2 ब्रांच है, वन इज गेटको, अदर इज पीजीवीसीएल। तो गेटको क्या करता है? पावर स्टेशन से ये इलेक्ट्रिसिटी सिटी तक पहुंचाता है। सिटी पे आने पर ये डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? तो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम पीजीवीसीएल का। कहने का मीनिंग केवल इतना है कि ये पांद्रो से यहाँ आ रही है तो सोचो उसके लिए हम कितना लंबा वायर यूज कर रहे हैं। अब वो लंबा वायर यूज कर रहे हैं तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दैट मीन्स जितना लॉन्ग वायर होगा उतना उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, दैट मीन्स उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट के फॉर्म में ट्रांसफर होगी, डिसिपिटेट होगी और वो लॉस हो जाएगी। सिंपल सी बात करें तो सपोज हम नॉर्मल कैलकुलेशन एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करें तो 100 वोल्ट अगर 5 से सप्लाई करें ना तो यहाँ पे 35 वोल्ट पहुंचता है। इतनी ज्यादा एनर्जी लॉस हो जाती है। इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी इतना महंगा है। आप सोचो कि हीट के फॉर्म में अगर लॉस नहीं होता, पूरी एनर्जी जो है वो वन प्लेस टू अदर प्लेस ट्रांसफर होती विद द हेल्प ऑफ पोल एंड वायर्स, तो हमें ये जो कॉस्ट देनी पड़ती है वो और ज्यादा रिड्यूस हो जाती। ओके, ये क्वेश्चन है, उसको कुछ हद तक हमने सॉल्व भी किया है। कैसे सॉल्व किया है वो अल्टरनेटिंग करंट जब हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो एक्चुअली जब हम ये डिस्कस करेंगे तब ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा, बट हमें सुपर कंडक्टिविटी डिस्कस करना है और उससे रिलेटेड ये बात थी, इसलिए आपको बताइए, माइंड में कहीं पर रखना मत। नाउ टुडे वी डिस्कस सुपर कंडक्टिविटी। Scientist था friends Camarlin Onnes, scientist whose name is Camarlin Onnes, experimentally discovered that resistivity of mercury absolutely disappear at temperature below about 4.2 Kelvin. उसने ये ऑब्जर्व किया कि मर्क्यूरी का टेम्परेचर 4.2 केल्विन से कम कर दिया जाए तो उसकी रेजिस्टिविटी डिसअपीयर हो जाती है, यानी अप्रॉक्स 0 हो जाती है। As per his observation, at 4.3 Kelvin temperature, the resistance of mercury is about 0.084 ohm, and at 3 Kelvin temperature, it becomes 3 into 10 to the power minus 6. That means it is 0.00003 ohm. देखा फ्रेंड्स आपने, मर्क्यूरी का टेम्परेचर अगर 3 केल्विन कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस अप्रॉक्स 0 हो जाता है। कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है विद द हेल्प ऑफ दिस सुपर कंडक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन सुपर कंडक्टिविटी। डेफिनेशन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी: द रेजिस्टेंस ऑफ सर्टेन मटेरियल्स
reduces to almost zero when its temperature is lowered below a certain definite temperature. This certain definite temperature is known as a critical temperature, which is known as critical temperature. The material in this state is known as superconductor and this phenomenon is known as superconductivity. कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि उसका टेम्परेचर एक डेफाइनेट टेम्परेचर से कम कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टिविटी जीरो हो जाता है. ऐसे मटेरियल्स को हम सुपरकंडक्टर्स कहते हैं एंड इस फिनोमेना को हम सुपरकंडक्टिविटी कहते हैं. Some of the semiconductors like Si, Ge, Te exhibits the state of superconductivity under high pressure and low temperature. Under high pressure and low temperature. That means superconductivity का हमने definition भी दे दिया और उसके कुछ example भी देख लिए. फ्रेंड्स इसका मीनिंग ये है कि कुछ मटेरियल का टेम्परेचर एक सर्टेन टेम्परेचर से कम कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है. ओ बहुत अच्छी बात है, ये तो रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है. मतलब क्या, ऐसे मटेरियल्स को हम अगर पोल में वायर्स के तौर पर यूज कर लें तो हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा. से यस और नो. तो क्या हम ऐसे मटेरियल्स का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को और चीप नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्यों नहीं कर सकते हैं. बट प्रॉब्लम ये है कि ये सर्टेन डेफाइनेट टेम्परेचर दैट मींस क्रिटिकल टेम्परेचर वो केल्विन में है और 3 केल्विन जितना है, 3 अदरवाइज 4.3 केल्विन. फ्रेंड्स थोड़ा सा सोच के देखो कि हमने पोल पर इस मटेरियल को सेट किया और उसका टेम्परेचर हमें 3 केल्विन कांस्टेंट रखना है. क्या रख पाएंगे हम? 3 Kelvin that means minus 270 degree centigrade. पॉसिबल नहीं है. With the help of liquid nitrogen gas हम किसी भी चीज का टेम्परेचर रिड्यूस कर सकते हैं, पर इतना कम करना और उसे मेंटेन करना उसमें इतना ज्यादा खर्च आएगा कि उतना इलेक्ट्रिसिटी हम बचा नहीं पाएंगे. That means सुपरकंडक्टिविटी एक बहुत अच्छा फिनोमिना है. फ्यूचर में इससे हमें बहुत अच्छे रास्ते मिल सकते हैं. एट प्रेजेंट हम उसका डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते हैं. इसीलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम है. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसे मटेरियल्स बनाने चाहिए जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई हो. और क्रिटिकल टेम्परेचर हाई हो ऐसा एक लेटेस्ट कंपाउंड जो बना है वो है HgBaCaCuO. HgBaCaCuO इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 164 केल्विन है. अगर हम ये क्रिटिकल टेम्परेचर और कंपाउंड्स बनाते जाए और कुछ ऐसा सेट कर दें कि ये क्रिटिकल टेम्परेचर 325 केल्विन की आसपास हो, तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसा क्रिटिकल टेम्परेचर है जिसे मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगी. नॉर्मली हमारे यहाँ टेम्परेचर इतना ही होता है. तो ऐसे मटेरियल का अगर हम यूज करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी. दैट मींस आप समझ सकते हो कि फ्यूचर में एक ऐसा डोर है हमारे पास जिसमें हम रिसर्च करके ऐसे कंपाउंड बना सकते हैं और सुपर कंडक्टिविटी को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं. ओके, HTS फुल फॉर्म HTS का याद रखना है. इट इज अ हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर. That means the superconductor which have higher critical value is known as HTS and the superconductor which have low temperature, low critical temperature are known as LTS, that is low temperature superconductors. Okay, तो superconductivity क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल, उसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में क्यों यूज नहीं कर सकते हैं, HTS एंड LTS क्या है वो आपने अच्छे से समझ लिया. ओके, नाउ वी डिस्कस व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल. ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड. इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है और वो कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है. व्हेन द terminals of a cell are connected by a wire and electric current flows
positive terminal of the cell towards negative terminal of the cell. फ्रेंड्स, आप ये जानते हो कि किसी भी बैटरी को, किसी भी सेल को जब हम वायर से कनेक्ट करते हैं तब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे सपोज हमने एक रेजिस्टिव वायर को कनेक्ट कर दिया एक ड्राई सेल के साथ। ड्राई सेल आप अच्छे से जानते हो, हम डे टू डे लाइफ में जो पेंसिल सेल यूज करते हैं उसे हम ड्राई सेल कहेंगे। अगर ऐसे कनेक्ट कर दिया रेजिस्टेंस को, देन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दैट मींस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। बट इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट, दैट मींस इनसाइड द सेल of the cell, positive ions flows from lower to higher potential against background of other ions and neutral atom of electrolyte. That means यहाँ से suppose यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो निकला, उसके बाद वो रेजिस्टेंस में गया और उसकी सारी एनर्जी यहाँ कंज्यूम हो गई। उसके बाद वो कहाँ आया, वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे आएगा। अब ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से वो वापस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में जाएगा, दैट मींस इनसाइड रीजन में वो मूवमेंट करेगा। तो ये इनसाइड रीजन में जब मूवमेंट करेगा तो आप जानते हो कि सेल के अंदर कोई ना कोई केमिकल्स फील होते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। केमिस्ट्री में आप इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन वर्ड के लिए यूज करते हो, द सॉल्यूशन व्हिच इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। बट यहाँ पे ड्राई सेल की बात करें तो आप जानते हो कि उसमें एक एमालगम होता है और उसके बाद रिमेनिंग एलिमेंट जो है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो कहने का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव टर्मिनल पे आया, अब वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, दैट मींस यहाँ से वो यहाँ जाएगा, दैट मींस वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाएगा। और वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाएगा तो बीच में इलेक्ट्रोलाइट के आयंस एंड न्यूट्रल एटम होंगे, जिसे क्रॉस करके उसे लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाना है, जिसे क्रॉस करके उसे लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाना है। दैट मींस ये इलेक्ट्रोलाइट के आयंस एंड एटम कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे और उस रेजिस्टेंस को हम कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। अगेन देख लेते हैं, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड विथ अ वायर देन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दैट मींस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। बट इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट of the cell, positive ions flows from the lower to higher potential against the background of the other ions and neutral atom of electrolyte. So electrolyte offers some resistance to the flow of current inside the cell, and this resistance offered by the electrolyte of a cell to the flow of current between its electrodes is called internal resistance. इसे हम internal resistance कहेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, कौन से फैक्टर जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस पे अफेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हम एक ड्राई सेल यहां बना लेते हैं जिससे आपको ये फैक्टर याद न रखने पड़े बट इजीली समझ पाओ। वैसे जनरली क्या होता है, ऐसे पॉइंट्स है ना वो बच्चे याद रख लेते हैं, बट बेटा इसका भी कोई ना कोई रीजन होता है, वो सारे रीजन हमें अच्छे से समझने होते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट मींस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसके अंदर आपने क्या फील किया है। सिंपल सी बात करें तो अगर हम इसमें सॉलिड मटेरियल फील करते हैं तो वो रेजिस्टेंस कम ऑफर करेगा, लिक्विड मटेरियल अगर हम फील करेंगे तो वो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। क्यों? डायरेक्टली आपके माइंड में ये आना चाहिए, मैंने आपको फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रेजिस्टेंस बताया था।
कि पॉजिटिव आयंस वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। अगर इसमें सॉलिड होंगे तो सॉलिड एटम कुछ हद तक मूवमेंट कर पाएंगे, पर लिक्विड अगर होगा तो उसके आयंस जो है वो कहीं से भी उसे रेजिस्ट कर पाएंगे, मतलब उसमें मूवमेंट ज्यादा होती है, मूवमेंट ज्यादा होती है तो उसमें रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है। दैट मींस फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, इट इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। Then second, it is directly proportional to concentration of electrolyte. It is directly proportional to concentration of electrolyte. आप समझ सकते हो कि इसके अंदर अगर मैंने concentrated electrolyte लिया होगा तो उसमें number of ions ज़्यादा होंगे, और number of ions ज़्यादा होंगे तो बीच में से चार्ज जब पास होगा तो उसे वो ज़्यादा resist करेंगे। That's why we can say that as concentration increases, internal resistance increases. Then third point, it varies inversely proportional, inversely as the common area of the electrodes immersed in the electrolyte. That means ये इलेक्ट्रोड है, आप जानते हो ये इलेक्ट्रोड जो है वो ऐसे इसमें इमर्स्ड होगा, तो आप समझ सकते हो कि ये जितना ज्यादा इमर्स्ड होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा इमर्स्ड होगा तो वो यहां तक तो विदाउट एनी इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा, उसके बाद उसे जंप करके यहां से यहां जाना है, इट इज नेगेटिव टर्मिनल, इट इज अ पॉजिटिव टर्मिनल। अगर ये कम इमर्स्ड है, आप समझ सकते हो कि कम इमर्स्ड है, यहां तक ही है, केवल यहां तक है, तो उसे कितना बड़ा जंप देना है, कितने बड़े रीजन से पास होना है, दैट मींस उसे ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करना पड़ेगा। दैट मींस कहने का मीनिंग क्या है, इट वेरीज इनवर्सली as immersed part increases, resistance decreases. That's why we can say that it varies inversely at the as the common area of the electrodes immersed in a electrolyte. Then fourth point, it is directly proportional to the distance between two electrodes. ये भी इजीली समझ सकते हो, as distance between two electrodes, अगर इसका साइज हम बढ़ा दें, ये सेल का साइज हम ऐसा कर दें तो आप समझ सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स बढ़ जाएगा तो बीच में बहुत ज्यादा मटेरियल है, केमिकल कंपाउंड है, उसे क्रॉस करके उसे जाना है, तो ज्यादा यहाँ पर रेजिस्टेंस उसे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। एंड फिफ्थ पॉइंट इजीली अंडरस्टूड है, इंक्रीज विद द टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, वो तो आप जानते ही हो, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस थर्मल वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ मटेरियल इंक्रीजेस एंड इट रेजिस्ट मोर एंड मोर टू फ्लो ऑफ चार्ज। एंड लास्ट में ये क्वेश्चन को हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल इज यूजुअली लो। अगर नया सेल है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, हम जानते हैं क्यों कम होगा, क्योंकि उसमें सारे जो कंपाउंड है वो रिएक्टेंट के तौर पे होंगे। ये केमिकल सेल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोवाइड करता है, इसीलिए प्रोवाइड करता है क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं। केमिकल रिएक्शन होते हैं तो क्या होता है, तो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। दैट मीन्स अगर सपोज मान लो कि कोई एक रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट 2 या 3 प्रोडक्ट बनाता है तो वो ज्यादा एटम्स आ जाएंगे और वो उसे ज्यादा रेजिस्ट करेंगे। बट अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल है तो उसमें रिएक्टेंट होते हैं और वो रिएक्टेंट जो है वो उसके अकॉर्डिंग कम रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। बट इट्स वैल्यू इंक्रीज एज वी ड्रॉ मोर एंड मोर करंट फ्रॉम इट। मतलब अगर हम उसका जितना ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, करंट जितना ज्यादा से ज्यादा निकालेंगे, वैसे वैसे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। फ्रेंड्स, हमने ये चैप्टर का 50% पार्ट खत्म किया है। अब हम धीरे धीरे टर्मिनल वोल्टेज एंड ईएमएफ पे जा रहे हैं। देन वी डिस्कस किरचॉफ्स लॉ एंड वेस्टर्न ब्रिज पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज एंड सम कनेक्शन ऑफ सेल। इसके बाद हीटिंग इफेक्ट, फिर ये चैप्टर खत्म होगा। अच्छे से आप प्रिपेयर कर रहे हो और सारे नोट्स बना रहे हो। फ्रेंड्स, ये नोट्स आपको बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव लेवल में इतने ज़्यादा यूजफुल होंगे
कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। एक बार अगर आपको ऐसा हो तो एनसीईआरटी को मैच करके देखना। बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स हमने कर दिए हैं, बहुत सारी बातें हमने एक्स्ट्रा सीखी है। वो इसीलिए सीखी है क्योंकि आपके हर कंसेप्ट को हम क्लियरली प्रॉपरली उसे अच्छे से बनाना चाहते हैं आपके माइंड में, और लॉजिकल वे डेवलप करना चाहते हैं जिससे इसकी एप्लीकेशन जो है वो आप इजीली समझ पाओ। नोट्स अच्छे से बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।